नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल हमने सेंसस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप अपने आप को देखिएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। देखिए, जैसे ये प्रश्न पूछा गया है कि हवामान भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ना के बराबर ये परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन छोटे-छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस उसमें एक पूछा था कि टोक्यो किसकी राजधानी है? जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, जो लीक हो गया था, तो उसी में प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो किस देश की राजधानी है? देखिए, छोटा बेसिक क्वेश्चन था, तो जरूरी है कि आ भी सकता है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हवा महल जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान या पंजाब या हरियाणा। तो आप कहेंगे गुजरात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, जो 1894 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बताइए कि 1894 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आप कहेंगे नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका भी सही जवाब ये नहीं होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? नहीं, इसका सही जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में ईस्वी में हुई थी। अच्छा, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, आप ये बताइए, जो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद बैंक की स्थापना आप कहेंगे 1881 में हुई थी। ठीक, इलाहाबाद की स्थापना 1865 में हुई थी। और अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1800 नहीं, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। इसका बताइए सही जवाब। अमेरिका ने भी हाल ही में किस देश के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है? अभी देख रहे हैं आप, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका भी उसमें आया है। ठीक है, तो उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है ईरान के। तो आप क्या कहेंगे? ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ठीक है, अगला देखिए आप, महान विभाजक वर्ष कब आया? महान विभाजक वर्ष जो है ये सेंसस का पार्ट है। ठीक है, सेंसस का पार्ट। ग्रेट डिवाइजर ईयर, ग्रेट डिवीजन ईयर, सॉरी, ग्रेट डिवीजन ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। महान विभाजक वर्ष 1921 में आया। ये सेंसस का पार्ट है और जनगणना से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जनगणना हुई थी, मतलब देखिए, एक होता है मकान सूची वाला जनगणना, यानी 2011 की जनगणना में 2 चीजें हुई थी। एक मकान की गणना हुई थी कि कितने मकान है, और एक होती जनसंख्या की गणना। तो जो जनसंख्या की गणना हुई थी, तो उसमें लोगों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते थे और कितने प्रश्न पूछे जाते थे? तो आप क्या कहेंगे? 40 प्रश्न पूछे जाते थे कि 30 या 29? तो इसका राइट आंसर होगा 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जनसंख्या जनगणना के लिए पूछे गए थे ये प्रश्न, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, ये इस सेंसस का पार्ट है जनगणना का। अब बताइए, जनगणना अधिनियम कब आया? ये तो आपको करा दिया था। जनगणना अधिनियम 90 नहीं, ये तो आया था महान विभाजक वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 1987। जो जनगणना अधिनियम आया था 1987 को आया था। अब बताइए, दिल्ली सल्तनत के समय किस धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ? दिल्ली सल्तनत के समय किस धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ था? आप कहेंगे हिंदू धर्म, यहूदी या इस्लाम या जैन। तो इसका राइट आंसर होगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म दिल्ली सल्तनत के समय बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुआ। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे, और कौन से वंश ने सबसे अधिक शासन किया था और कौन से वंश ने सबसे कम शासन किया था? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 में हुई थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला कौन था शासक बोलते हैं? सम्राट नहीं, सम्राट तो नहीं बोल सकते, शासक बोलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। अब और क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन था?
आप इसका जवाब बताइएगा। तो देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 यानी टोटल 320 वर्षों का शासनकाल रहा। ठीक है, 320 वर्षों का शासनकाल। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है और उसमें पहला जो डायनेस्टी है गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश है, ठीक है। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासनकाल रहा इसका, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी 1526 तक। अगला देखिए, अच्छा बताइए, हाँ कितने वंश हुए थे? आप कहेंगे टोटल 5 वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। सबसे अधिक शासनकाल जो रहा दिल्ली सल्तनत का वो रहा तुगलक वंश का 94 ईयर्स, 94 साल तक। और सबसे कम रहा खिलजी वंश का 30 साल, तो 30 ईयर्स का, ठीक है। अगला देखें, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। करो या मरो डू और डाई का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अगला बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ था? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा आप बताइए, आप तो बता लेंगे 2 अक्टूबर, आप ये बता लेंगे कि गुजरात, लेकिन आप ये बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, कौन सा सन हुआ था? तो आप कहेंगे 1869 में। कब हुआ था? 1869, 1869 में, ठीक है। अब बताइए दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 यानी टोटल 320 वर्षों का शासनकाल रहा। उसमें पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, ये वंश हुए। फिर उसके बाद उनकी समाप्ति के बाद जो वंश आया वो कौन सा आया? तो आप कहेंगे मतलब मुगल वंश, मौर्य, चालुक्य, ये सब तो पहले इसके भी पहले से हैं, ठीक है। अगला देखें, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? इल्तुतमिश, अच्छा बताइए, इल्तुतमिश, अच्छा बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये बता सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? आप कहेंगे मोहम्मद गौरी का, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो बताइए इल्तुतमिश की जो शासनकाल रहा ये कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। उसके बाद 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा। फिर 1236 हो गया, फिर 1236 से 1240 तक इसकी बेटी रजिया सुल्तान, ठीक है। ये अरे सॉरी, ये इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री का जो नाम था वो था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था कब से कब तक था? आप कहेंगे 36 से लेकर 40 तक, ठीक है। 36 से 40 का मतलब 1236 से लेकर 40 तक, ठीक है। 1236 से लेकर 1240 तक। अगला तो ये कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? वहां पे पुरस्कार भी होगा, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है? तो आप कहेंगे परमवीर चक्र, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न। तो भारत रत्न ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बताइए कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? जीएसटी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जीएसटी से हो गया आपका, आपका इन्फ्लेशन से हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, पॉवर्टी से हो गया, और सेंसस से हो ही गया आपका, और बैंकिंग सेक्टर से हो गया, और इधर कौन सा बचा? बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन्फ्लेशन, मनी, इन सबसे क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं, कन्फर्म होता है एसएससी के एग्जाम के लिए। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ? तो आप कहेंगे फ्रांस। बताइए कब लागू हुआ था? 1954 में, ठीक, 1954 में। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था? तो आप कहेंगे असम। उसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर पे है, असम जो है ये तो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आप कहेंगे बिहार, ठीक है। सेकंड नंबर पे बिहार हो जाएगा। और सबसे क्या बोलते हैं लास्ट, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। देश का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? देश का सबसे पहला बजट 1947 में, 1947 में प्रस्तुत किया गया था। देश का पहला बजट 1947 को किया गया था। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, ये कहेंगे तो ठीक रहेगा।
क्योंकि उससे पहले भी किया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1947 में देश का पहला बजट। अच्छा, इसको देख लेंगे। अगला बताइए, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या 352, 202, 105? नहीं, कहीं भी नहीं है भाई। बजट शब्द का उल्लेख किसी संविधान में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। कल हम आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण विषय क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन से वो हवा महल वाला था तो शायद नहीं पूछा गया है, और बाकी सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।